गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए हैं। ओके, उसमें बता चुके हैं कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड चौथा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना, सब पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और विभिन्न प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम लिखें। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं बता चुके हैं कि सॉल्यूशन का वैसा गुण जो सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या मतलब नंबर पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। यहाँ तक पढ़ा दिए हैं और बताए हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। फर्स्ट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा एलिवेशन ऑफ फर्स्ट है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथा क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको बता दिए मोलरिटी क्या है, मोलिलिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। ओके, ये सब भी बता दिए, जितना जरूरत है उतना बताएं। चारों पांचों टॉपिक को एक एक करके अलग से पढ़ें। पहले हमको जितना जरूरत है उतना कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे, ठीक ना। चूंकि ये पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर देते हैं तब फिर बैक आएंगे हम लोग, है ना। तो आज जो हम लोग मुख्य रूप से यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा दिए है ना। आज सॉल्यूशन का देखो लेक्चर सेकेंड, सॉल्यूशन का लेक्चर क्या है सेकेंड। मोल कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। W/m किसी पदार्थ के वेट में उस पदार्थ के मोलर मास से भाग दे देते हैं, क्या निकल जाता है मोल, बता चुके हैं। इसको न्यूमेरिकल भी करा दिए। अब चले आइए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं मोल प्रभाग, इसको x से डिनोट करते हैं। मान लीजिए सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट है, जो कम मात्रा में रहता है सॉल्यूट, जो अधिक मात्रा में रहता है सॉल्वेंट, है ना। तो मान लीजिए सॉल्वेंट के मोल की संख्या क्या है N1, सॉल्यूट के मोल की संख्या N2, 2 माने सॉल्यूट, 1 माने सॉल्वेंट, N मीन्स हुआ मोल, मोल को N से डिनोट करते हैं। तो N1 मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट के मोल की संख्या। N2 मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट के मोल की संख्या। तो बताओ सॉल्यूशन में कितना मोल होगा, N1 प्लस N2, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन है बना है। तो टोटल मोल कितना होगा N1 प्लस N2। सब बता दिए, जस्ट रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं, जस्ट शॉर्ट में खींच रहे हैं। तो तुमसे पूछेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। तो x1 का अर्थ क्या होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। x हुआ मोल फ्रैक्शन, 1 मीन्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट के मोल की संख्या में टोटल मोल से भाग दे दें। तो सॉल्वेंट के मोल की संख्या कितना है N1 और टोटल मोल कितना है N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 के रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो किसका, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। उसी तरह से X2 मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, सॉल्यूट के मोल की संख्या में टोटल मोल से भाग दे दें। तो सॉल्यूट के मोल की संख्या कितना है N2 और टोटल मोल कितना है N1 प्लस N2। यहाँ भी N1 प्लस N2 से भाग दिया, यहाँ भी N1 प्लस N2 से भाग दिया। तो मोल फ्रैक्शन समझ गया ना, मोल समझ रहे हो, मोल के फ्रैक्शन को ही मोल फ्रैक्शन कहेंगे। मोल के फ्रैक्शन, मोल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्वेंट को पूछेगा तो सॉल्वेंट के मोल की संख्या में, सॉल्वेंट के मोल की संख्या में टोटल मोल से क्या करें, भाग देंगे, हुआ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पूछेगा, सॉल्यूट के मोल की संख्या में टोटल मोल से क्या करें, भाग देंगे। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और हमेशा दिमाग में रखना है
कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों का योगफल कितना होगा 1। सॉल्यूशन में जितना भी अवयव है, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही अवयव, 2 से अधिक भी रह सकता है। तो सॉल्यूशन में जितना भी अवयव है, सभी अवयव, सभी कंपोनेंट, जितना भी कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योगफल हमेशा क्या होगा 1 होगा। यहाँ हम सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट को माने हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसीलिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों का जो है योगफल ना, दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। दिमाग में रखना है। मोल फ्रैक्शन इसीलिए फिर से बताएं कि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें मोल फ्रैक्शन के यूज करेंगे। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, चारों को एक एक करके पढ़ना, यहाँ तक हम पढ़ा ही नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रिलेटिव लॉइडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको पढ़ने के पहले हम आप लोग को बताते हैं वेपर प्रेशर किसको। जब आप वेपर प्रेशर समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव लॉइडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब किसको कहते हैं बच्चों, समझना इसको बढ़िया से। मान लीजिए एक बीकर है ना, बीकर में क्या है, कोई वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल मीन्स क्या होगा, उड़नशील है ना, कोई क्या है वोलाटाइल लिक्विड। हम वेपर प्रेशर समझा रहे हैं, व्हाट इज वेपर प्रेशर। ये कैसा लिक्विड है भैया, वाष्पशील है। वाष्पशील है तो इसका क्या बनेगा, वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा। यदि इस बीकर को ओपन छोड़ देंगे, यह कहाँ चला जाएगा, इसका वेपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वातावरण में चला जाएगा। इसीलिए प्रेशर का जो है अनुभव नहीं, क्योंकि ये वोलाटाइल लिक्विड है तो वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो उड़ के कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चला जाएगा। इसीलिए प्रेशर का अनुभव नहीं होगा। प्रेशर को अनुभव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन से ढक देंगे। इसके एक बर्तन से क्या करेंगे, ढक, तो ढक देंगे तब क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, ये जो वेपर बनेगा, यह जो वेपर बनेगा है ना, यह वेपर बनेगा। ऐसे दिखा है क्या बन रहा है, वेपर बनेगा, वेपर बन रहा है। यह वेपर क्या होगा बताओ, यह वेपर क्या होगा, यहाँ से स्केप करेगा, उड़ेगा। वेपर क्या होगा, यहाँ से स्केप करेगा और उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। उसके बाद ये क्या होगा, इस बर्तन की पेंदी पर आके जमा हो, क्योंकि बर्तन देखिए, यदि बर्तन नहीं रहता तो ये क्या होगा, वेपर बन के चला जाता वातावरण। इसको चूंकि हम ढक दिए तो ये वेपर क्या होगा, इसके पेंदी पर जाके जमा होगा, जमा होगा ना। जब ढेर सारा वेपर, ढेर सारा वाष्प वहां जमा हो जाएगा तो वह क्या होगा, पुनः संघनित होगा, पुनः क्या होगा, संघनित होगा। और संघनित होकर ढेर सारा मॉलिक्यूल जो है संघनित होकर फिर बदल जाएगा किसमें, लिक्विड। फिर वह किसमें बदल जाएगा बताओ, लिक्विड में। फिर वह बदल जाएगा किसमें, लिक्विड, है ना। फिर वह बदल जाएगा किसमें, लिक्विड। क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि जितना इसको हम जो है वोलाटाइल है, मान इसमें लिक्विड लिए, इसमें जो है हम क्या किए हैं, लिक्विड लिए हैं। लिक्विड को क्या कर रहे हैं, तो देखो ये जो है वेपर बन के, जो ग्रीन कलर से दिखा, ये वेपर बन के क्या होगा, बर्तन की पेंदी पर जमा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बर्तन जो है खाली हो जाएगा और सब लिक्विड जो है इसके सतह पर जाके टंग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जब ढेर सारा लिक्विड इसके सतह पर जमा होगा, ढेर सारा वेपर इसके सतह पर जमा होगा, तो वह पुनः क्या होगा, संघनित होके, पुनः कंडेंस होके वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बताओ, लिक्विड। पहले लिक्विड बदल गया किसमें, गैस। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन।
और जब वेपराइजेशन की क्रिया ऊपरी सतह पर होती है तो इसी को क्या कहते हैं, इवेपोराइजेशन। क्या कहेंगे, क्योंकि वेपराइजेशन जब भी होता है तो सरफेस के लिक्विड की सतह के ऊपरी सरफेस से होता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोराइजेशन। और जब ढेर सारा वेपर इसके पेंदी पर आके जमा हो जाएगा तो वह पुनः संघनित होकर बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में। इसीलिए एरो ऐसे ना, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। जिस समय रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, मतलब जिस दर से इवेपोरेशन की क्रिया होगी, यानी जिस दर से ये लिक्विड वेपर को बदलेगा, उसी दर से वह वेपर पुनः बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में। इस स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम। इस स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, बताओ, इक्विलिब्रियम। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। हिंदी में क्या कहोगे, साम्यावस्था। ओके। अब देखो, लिक्विड का वेपर में बदलना या वेपर को लिक्विड में बदलना, ये तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, टेम्परेचर कम कर दोगे तो वेपर कम बनेगा। इसीलिए हम यहाँ टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। यहाँ टेम्परेचर को हम क्या कर दिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब क्या हुआ, नियत ताप। ताप को हम क्या कर दिए, निश्चित कर दिए। अब समझिएगा वेपर प्रेशर क्या है। इक्विलिब्रियम पर, कांस्टेंट टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम पर इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सतह पर, नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में, ध्यान देना है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सतह पर जो प्रेशर डाला जाता है, किसके द्वारा, वेपर के द्वारा। किसके द्वारा, वेपर के द्वारा इसके सतह पर जो प्रेशर डाला जाता है, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर है। यानी कि वेपर प्रेशर क्या है, पूछिए, फिर समझिएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों कर दिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर ज्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि घटा देंगे तो वेपर कम बनेगा। नहीं, पानी तुम सस्पेन में ले लो गर्म, तो ज्यादा ताव दे दोगे तो ज्यादा वाष्प बनेगा कि नहीं, आज कम ताव दोगे तो क्या होगा, कम वेपर बनेगा कि नहीं। इसीलिए जो हम स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर को फिक्स कर दिए, इसीलिए टेम्परेचर को निश्चित कर दिए। और इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सतह पर जो प्रेशर डाला जाता है, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ ये लिक्विड है, ये लिक्विड है ना, ये बदल रहा है किसमें, वेपर। ये लिक्विड बदल रहा है किसमें, वेपर में, वाष्प। तो लिक्विड जब वेपर में बदल जाता है, इस क्रिया को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है ना। जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर बदल जाएगा, इस क्रिया को कहेंगे इवेपोरेशन या इवेपोराइजेशन। जो कहिए, इवेपोरेशन कहिए या इवेपोराइजेशन कहिए, इवेपोरेशन। ओके। और जब लिक्विड ये जो है वेपर ठंडा होगा तो वह पुनः बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में। इस क्रिया को क्या कहोगे, कंडेंसेशन, संघनन। अब समझ पाया। जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वह बदल जाएगा वेपर में, इस क्रिया को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन या इवेपोराइजेशन। और जब वेपर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में बदल जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में वेपर के द्वारा लिक्विड के सतह पर जो प्रेशर डाला जाता है, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। हम वेपर प्रेशर इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब तक आप वेपर प्रेशर नहीं समझेंगे तब तक पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा। ओके, इसी बात को लिख देते हैं। द प्रेशर
exerted, the pressure exerted by the vapor मैंने किसके द्वारा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? वेपर के द्वारा। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर एबव द लिक्विड सरफेस, above the liquid surface, above the liquid surface माने लिक्विड के सरफेस पर इन इक्विलिब्रियम अब कहोगे सर इक्विलिब्रियम साम्यावस्था का अर्थ क्या हुआ? तो साम्यावस्था का अर्थ हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसका अर्थ क्या हुआ? रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of condensation, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? बताओ, इक्विलिब्रियम। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, is called vapor pressure, फिर समझिएगा शॉर्ट। यहाँ देखो सिर्फ इक्विलिब्रियम का अर्थ समझाए। इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? साम्यावस्था क्या है? जब लिक्विड का वेपर, जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा, तो जब लिक्विड को वेपर में बदलने की क्रिया को इवेपोरेशन करेंगे, और जब वेपर ठंडा होगा तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, इस क्रिया को कंडेंसेशन कहेंगे। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इसी क्रिया को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर द्रव के सतह पर जो प्रेशर वेपर के द्वारा डाला जाता है, इसी क्रिया को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम, above the liquid surface in equilibrium at constant temperature is called vapor pressure। समझ रहे हैं ना? ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं यह जो है इक्विलिब्रियम का अर्थ बता दें। फिर समझिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface in equilibrium at constant temperature is called vapor pressure। क्लियर हो गया? नियत ताप पर साम्यावस्था में, नियत ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा आरोपित दाब, वाष्प द्वारा आरोपित दाब क्या हो? प्रेशर। आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। लिखते हैं बच्चों, नियत ताप पर मतलब निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर, द्रव की, ये द्रव है लिक्विड, द्रव की सतह पर, लिक्विड की सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। इसको देखिए, इसको जब हम समझा दिए, अब हम पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि जब तक आप वेपर प्रेशर नहीं समझेंगे तब तक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में नहीं आएगा। मिटाया जाए, मिटाते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। वेपर प्रेशर हम आपको समझा दिए, आप इसको
अब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो फर्स्ट जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको पढ़ा चुके हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना है भैया? 4। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन। अवनमन का अर्थ क्या हुआ? कमी। अवनमन का क्या अर्थ हुआ? कमी। वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो किसकी तुलना में कमी हो जाएगा? सॉल्वेंट के जितना वेपर प्रेशर था, जैसे वाटर मान लो सॉल्वेंट है ना, वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अब हम उसमें जैसे ही चीनी मिला देंगे, जैसे ही उसमें ग्लूकोज मिला देंगे, जैसे ही उसमें नमक मिला दिए, तो नमक है, ग्लूकोज है, यूरिया है, यह सब के सब क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अवाष्पशील सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है? अवाष्पशील सॉल्यूट है। जैसे कैम्फर, कपूर, कपूर भी क्या है? सॉल्यूट यदि है, लेकिन कपूर क्या है? वाष्पशील है। हवा में छोड़ोगे क्या होगा? उड़ जाएगा। इसीलिए उसको बंद करके ढक्कन में रखा जाता है। लेकिन नमक क्या है? यूरिया क्या है? ग्लूकोज क्या है? यह सब कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अघुलनशील सॉल्यूट है ना। तो अब वाटर देखो, वाटर यदि हम सॉल्वेंट के रूप में लिखे हैं, उसका जो भी वेपर प्रेशर है ना, और उसमें जैसे ही हम नमक मिला दिए तो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो अब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वह सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो गया? घट गया। क्यों घटा? वही तो देखेंगे। सॉल्वेंट का जितना भी वेपर प्रेशर है उसमें जैसे ही नमक मिला दिए तो क्या हो गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो गया? घट गया। इसीलिए नाम पड़ गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। किसकी तुलना में अवनमन? सॉल्वेंट की तुलना में अवनमन। ओके, तो देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर लिए है ना। इसमें हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट, वाटर। इसमें हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर है ना। इसको ऐसे ओपन छोड़ देंगे ये तो चला जाएगा वातावरण है ना, ये वातावरण में चला जाएगा। तो इसको हम क्या किए? एक गिलास से ढक दिए। इस गिलास का नाम है बेल जार। बेल जार, बेल जार गिलास से हम उसको क्या किए? ढक दिए है ना। तो ये क्या होगा? इसका वेपर बनेगा। इसके सतह पर, इसके ऊपरी सतह पर जो है, इसके ऊपरी सतह पर किसका मॉलिक्यूल रहेगा? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल रहेगा। इसके ऊपरी सतह पर किसका मॉलिक्यूल रहेगा? बताओ। सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट एक मॉलिक्यूल रहेगा। और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होगा? वाष्प बनेगा। ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल क्या होगा? वाष्प बनेगा। वाष्प बन के उड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बेल जार के गिलास पर जाके जमा हो जाएगा। इसके सतह ये ढेर सारा क्या होगा? वाष्प बनेगा, तो इसकी सतह पर जाके जमा हो जाएगा। समझ में? अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरा बीकर लिए, दूसरा बीकर नहीं लिए, बल्कि इसी बीकर में हम ये सॉल्वेंट जो है, अब इस सॉल्वेंट में हम क्या मिला दिए? चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए? चीनी मिला दिए। चीनी जैसे ही मिला दिए, अब तो ये हो गया सॉल्यूशन ना।
ध्यान देना। पहले ये सॉल्वेंट के रूप में हमने क्या दिया, वाटर, समझने के लिए। अब इस वाटर में हम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। तो चीनी जैसे ही मिला दिए कि अब सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसको भी हम क्या किए, बेलजार गिलास से ढक दिए। ये गिलास का नाम है बेलजार। अब देखिएगा इसके ऊपरी सतह पर, इसके ऊपरी सतह पर, है ना, इसके ऊपरी सतह पर चूंकि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बताओ, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा, दोनों होगा, है ना। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। उसी को देखो बनाना है इस तरह से, अलग अलग कलर मिलते हैं कि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले ये क्या है, सॉल्वेंट है, पानी है। यहाँ पर क्या होगा, ये वेपराइज किया, वेपराइज किया तो ये क्या बना, इसका वेपर बना। इसका क्या बना, वेपर बना। अब इसमें जैसे ही हम चीनी मिला के तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन जो हो गया, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसमें सॉलिड सॉल्वेंट दोनों, है ना। तो ये देखिए ये जो ब्लैक वाला जो है, यह ब्लैक वाला जो है मान लीजिए सॉल्यूट का है, और ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, सॉल्वेंट का। इसको और एक बार कर देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा आपको दिखाई पड़े वीडियो में ज़्यादा दिखाई पड़े, हम इसी को तरफ फिर देखिएगा। इसको इस तरह से फिगरे से आपको सब बात समझ में आ जाएगा। इसी फिगर पर हम फोकस करें, ध्यान आप। अब समझिएगा कि ये क्या है, वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर है, ये वाटर है। ये बेलजार से ढक दिए तो ये वाष्प बना, ये वाष्प क्या हुआ, इसके सतह पर जाके जमा हुआ, ढेर सारा वेपर बना। अब जैसे ही इसमें चीनी मिला दी तो सॉल्यूशन हो गया, है ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, ओके। अब सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट है वोलाटाइल, वोलाटाइल। वोलाटाइल की हिंदी क्या होता है, वाष्पशील। सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल, घुलनशील। ये जो है सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल, ओके, वोलाटाइल, घुलनशील। और सॉलिड कैसा है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। समझ में, वोलाटाइल की हिंदी हुआ वाष्पशील, और नॉन वोलाटाइल की हिंदी क्या हुआ, अवाष्पशील। इसको लिख दें क्या, वाष्पशील। ये क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, ओके। अब देखो हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को किससे दर्शाए, ग्रीन। यह हुआ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, यह किसका मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट का ग्रीन, क्लियर। और सॉल्यूट का मॉलिक्यूल कैसा है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जो है यह है, आपको दिखा देते हैं यहाँ से, ब्लैक। ये क्या है बताओ, सॉल्वेंट का, ये हुआ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, क्लियर हो गया। आप समझिएगा भैया, जैसे ही वाटर में हम ग्लूकोज मिला दिए, यह सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा। अब ये बताइए, सॉल्वेंट तो वोलाटाइल, लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब हुआ, जैसे मान लो सॉल्यूट के रूप में हम क्या ले लिए, नमक, नमक तो होता नहीं, है ना। और क्या ले लिए, शुगर ले लिए, चीनी लिए, या तो उड़ेगा नहीं। मान लो ग्लूकोज ले लिए, यह सब के सब कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये जो है काला वाला, ये ब्लैक वाला जो है, यह तो नहीं उड़ेगा। जब भी उड़ेगा तो ग्रीन है वाला ना, तो ग्रीन वाला क्या है, वोलाटाइल। यह जब भी उड़ेगा तो देखो ये ग्रीन वाला जो है सिर्फ यही ना उड़ेगा। अब तुम मिलाओ यहाँ से, इससे तुम कंपेयर, इससे तुम कंपेयर,
यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा वेपर बनेगा, यहाँ पर ज्यादा वेपर दिखाए। और सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या घट रहा है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या जब घट रहा है तो इसके द्वारा वेपर क्या बनेगा, बताओ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के द्वारा वेपर ज्यादा बना, और सॉल्यूशन के केस में सॉलिड जो है या तो नॉन वोलेटाइल है, इसके द्वारा तो वेपर बनेगा नहीं। जब भी वेपर बनेगा किसके द्वारा, सॉल्वेंट के द्वारा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या इसके ऊपरी सतह पर क्या होता है, घट जाता है ना, ये क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पर क्या होगा बताओ, एक्सेस वेपर, एक्सेस वेपर, वेपर क्या है, अधिक है। यहाँ पर क्या कहेंगे, लेस वेपर, वेपर की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान दीजिएगा भैया, यही एक लाइन कॉन्सेप्ट, हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कहाँ से क्या होता है। आप फिर समझिएगा, एक बीकर में हम पानी पिए, पानी में कैसा है, पानी है, इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर बनेगा। तो वेपर बनेगा, इसमें इस केस में क्या होगा, ज्यादा वेपर बना, इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल को यहाँ दिखाया है, इसलिए यहाँ लिख दिए एक्सेस वेपर। अब जैसे ही पानी में हम मिला दिए नमक, मिला दिए शुगर, मिला दिए ग्लूकोज, बन गया सॉल्यूशन। लेकिन नमक, ग्लूकोज और शुगर यह कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अवाष्पशील सॉल्यूट। तो अवाष्पशील सॉल्यूट है, यह तो उड़ेगा नहीं, जब भी उड़ेगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, तो इसके ऊपरी सतह पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या इसकी अपेक्षा बढ़ गई कि घट गई, बताओ, बताते हैं। इसके ऊपरी सतह पर, चूंकि वेपराइजेशन की क्रिया ऊपरी सतह पर, इसके ऊपरी सतह पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या इसकी तुलना में बढ़ गई कि घट गई, इसका जवाब दो, जवाब दो, बताओ। बढ़ गई, सोच के बोलो, बढ़ गई, नहीं ना, क्या हो, घट गई। क्यों घट गई, जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो जैसे देखो यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल को दिखाया है ना, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें से देखो तो 1 2 3 4 4 वो जो है ब्लैक बना और 4 वो जो है ग्रीन बना। तो ऑब्वियस है कि 4 वो जो ग्रीन बना है सिर्फ वही मॉलिक्यूल न वाष्प में बदलेगा, और जो ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है वह तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वह तो वाष्प में बदलेगा नहीं। तो जब भी वाष्प में बदलेगा ग्रीन के द्वारा, उसके मॉलिक्यूल की संख्या इसके ऊपरी सतह पर क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए यहाँ वाष्प क्या बनेगा, कम वाष्प बनेगा, इसीलिए यहाँ लिखे हैं लेस वेपर। यहाँ वेपर क्या होगा, लेस वेपर। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन में जो वेपर बनेगा वह क्या होगा, कम होगा। जबकि इसमें सॉल्यूशन की तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में प्योर सॉल्वेंट में वेपर क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर, ये बताओ। इसीलिए हम ग्रीन और ब्लैक से दिखाए कि बढ़िया से समझ पाए। अब आपको वेपर प्रेशर तुरंत बताए, तो वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डाला जाएगा उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे भैया। फिर समझिएगा, इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर डाला जाएगा लिक्विड के सतह पर उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे। अब बताओ, सोच के बताना कि बताओ इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या ज्यादा होगा तो क्यों होगा, कम होगा तो क्यों कम होगा, ये बताइए, सोच के बताना। यहाँ जो वेपर, इस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि इस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या है आपको समझा दीजिए। ये जो वेपर बना, इस वेपर के द्वारा जो इसके लिक्विड पर जो प्रेशर डाला जाएगा, प्रेशर में ना दबाव, इस वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर डाला जाएगा उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ वेपर ज्यादा है, इसके द्वारा वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, यानी सॉल्वेंट को वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ देखिए इसकी तुलना में वेपर क्या है, कम, इसकी तुलना में वेपर यहाँ पर क्या है, कम। तो वेपर कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ प्रेशर भी क्या लगेगा बताओ, कम लगेगा। तो इसीलिए क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो हम सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मानते हैं P0,
सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या मानते हैं बताओ? पी नॉट। पी जीरो नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? नॉट, पी नॉट। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या माने? पी एस। एस माने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने क्या माना बताओ? पी एस। पी एस। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या माने? पी नॉट, है ना? जीरो को क्या पड़ेगा? नॉट, पी नॉट। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या माने? पी एस। आप बताओ सोच के कि पी नॉट ज्यादा है कि पी एस ज्यादा है? पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो सर पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी मतलब प्रेशर, किसका प्रेशर? वेपर प्रेशर। समझिएगा, नहीं समझिएगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। कहता है बच्चा अक्सर न्यूमेरिकल नहीं समझते। अरे न्यूमेरिकल कैसे समझो? जब तक थ्योरी पर पकड़ नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। थ्योरी पर पकड़ होगा तभी न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान देना। पी हुआ प्रेशर, किसका प्रेशर? वेपर का प्रेशर। ये हुआ पी वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पी नॉट से डिनोट किए और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पी एस से डिनोट। ऑब्वियस है कि यहाँ वेपर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन है जिसमें वेपर कम बना, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं बताओ? कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। क्लियर हुआ? इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा? अधिक। क्लियर हुआ? तो मान लो पहले वेपर प्रेशर था कितना? 50 एटमॉस्फेयर। मान लो पहले वेपर प्रेशर कितना था सॉल्वेंट में? 50 एटमॉस्फेयर। और उसमें जैसे ही हम मिला देंगे शुगर तो अब वेपर प्रेशर कितना हो गया? मान लो 30 एटमॉस्फेयर। कितना हो गया? 30 एटमॉस्फेयर। तो वेपर प्रेशर में क्या हुआ? कमी हो गया। 50 से क्या हो गया? 30। फिर समझिए, पहले वेपर प्रेशर था कितना? 50 एटमॉस्फेयर। अब जैसे ही उसमें हम मिला दिए चीनी मिला दी तो अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हो गया? मान लो 45। कितना हो गया? 45। जब भी होगा तो उससे कम ही होगा। 50 से 45 होगा, 40 होगा, कम होगा। तो पहले 50 था, क्या हो गया? 45 होगा। तो वेपर प्रेशर में जो कमी हुआ, इसी कमी को कहते हैं लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बताओ, एक लाइन समझाने के लिए कितना बात होता है? फिर समझिएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 50 एटमॉस्फेयर। उसमें जैसे ही चीनी मिला दी सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब हो गया 45 एटमॉस्फेयर। तो 50 से 45 हो गया, यानी वेपर प्रेशर क्या हुआ? घट गया ना। तो वेपर प्रेशर में इसी कमी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ बताओ? पी नॉट माइनस पी एस। पहले था पी नॉट, अब बाद में क्या हो गया? पी एस। तो पी नॉट माइनस पी एस को क्या कहेंगे बताओ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले था पी नॉट, बाद में क्या हो गया? पी एस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? पहले वेपर प्रेशर पी नॉट, बाद में हो गया पी एस। तो कमी कितना हुआ? पहले 50, बाद में 45। तो कमी कितना हुआ? 50 अब माइनस 45। 50 क्या होगा? पी नॉट। 45 क्या होगा? पी एस। इसी कमी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हो गया भैया? आप कहोगे सर इसके पहले आप लिखे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको क्या, ये क्या था, ये क्या होता? तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भाग देते। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ पी नॉट माइनस पी एस, उसमें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या करते हैं? भाग देते हैं। इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हिंदी लिखा हुआ है। ये फिगर समझे भैया? एग्जाम में पूछता है आपको 2 नंबर कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, वहां से यहाँ तक लिखिए। पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, तब यहाँ से देखिए यहाँ तक लिखिए। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं। इसी रेशियो को, इसी अनुपात को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। क्लियर? अब इसी बात को दिखा देते हैं आपको बढ़िया से, एग्जाम में लिखना, ऐसे मोटा मोटी समझा दिए। हमेशा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन से अधिक होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो जो डाटा दिया रहेगा, जो अधिक वाला रहेगा वो जाना सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है, जो कम वाला रहेगा आप समझ जाना सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। आया समझ में? तो किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट। क्लियर? क्लियर? अब क्या करें, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको लिख रहे हैं। कम क्यों होता आप समझ रहे हैं कि 1 मिलीलीटर आयतन में इकाई वॉल्यूम में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या घट जाती है, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है ना। इसी बात को हम लिख देते हैं और आप लिखिएगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिखिए when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution. When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure of the solution becomes lower then ये लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी तुलना में कम हो जाता है? then that of the pure solvent, then that of the pure solvent की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, देखिए this decrease in vapor pressure, is called relative lowering of vapor pressure। फिर से देखिएगा हम क्या लिखें when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, जब किसी non-volatile solute को solvent में बुलाया जाता है, the vapor pressure of the solution का vapor pressure becomes lower than that of the pure solvent। solution का vapor pressure pure solvent की तुलना में क्या हो जाता है? घट जाता है। solution का vapor pressure pure solvent की तुलना में क्या हो जाता है? घट जाता है। This decrease in vapor pressure is called relative lowering of vapor pressure। vapor pressure में इसी कमी को relative lowering of vapor pressure, this decrease in vapor pressure is called lowering of vapor pressure, relative is called lowering of vapor pressure, is called lowering of vapor pressure। Okay, called lowering of vapor pressure। इसको हिंदी में लिख देते हैं ना। जब
जब सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील सॉल्यूट बुलाया जाता है तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में इसी कमी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। कैसे समझे? देखो अंग्रेजी में लिखे, समझाएंगे, हिंदी लिखे हैं कि जब सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील सॉल्यूट ना, जैसे नमक, शुगर, ग्लूकोज बुलाया जाता है तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब प्योर सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? आपको फिगर से बता दें क्यों कम हो जाता है। बताओ, सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वाष्प दाब में इसी कमी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब कहोगे सर क्यों कम हो जाता है? वही तो फिगर में बताए कि जब प्योर सॉल्वेंट है, इसके ऊपरी सतह पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, जब उसको गर्म करेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होगा? इवेपोरेट करके ज़्यादा वेपर बनाएगा तो उसके द्वारा जो प्रेशर पड़ेगा वो ज़्यादा होगा। अब जैसे ही इस पानी में हम मिला दिए चीनी, तो जो सॉल्यूशन बना, चूंकि चीनी अवाष्पशील है, वह उड़ेगा नहीं, तो सॉल्यूशन के ऊपरी सतह पर सॉल्वेंट दोनों है। चूंकि सॉल्यूट अवाष्पशील है, इसीलिए सॉल्यूशन के इकाई आयतन में, ध्यान देना, हम इसको फिर क्वेश्चन करके लिख देंगे। सॉल्यूशन के इकाई आयतन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की संख्या घट जाती है। ध्यान देना है कि सॉल्यूशन के इकाई आयतन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या घट जाती है, जिसके कारण वाष्प में बदलने वाले मॉलिक्यूल की संख्या में कमी हो जाती है। इसके कारण क्या होगा? कम वाष्प बनेगा। सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? कम वाष्प बनेगा। जब वाष्प कम बनेगा तो वेपर भी कम होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, तो कुछ हिस्सा तो छेक लिया कौन? सॉल्यूट। अब कुछ हिस्सा जो सॉल्वेंट के द्वारा बचा है, वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा? वेपर बनाएगा। यहाँ जो वेपर बनेगा तो कम ही मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, तो कम ही मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट होगा उसके द्वारा प्रेशर क्या होगा? कम ही मॉलिक्यूल क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट करेगा, तो वेपर जब कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। इसीलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है। समझे? आपसे कोई पूछ देगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है क्यों, तो बस खाली फिगर दिमाग में रखोगे तो जवाब दोगे। कहोगे कि जैसे ही सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की संख्या सॉल्यूशन में कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प में बदलने वाले अणु की संख्या कम हो जाती है। वाष्प जब कम बनेगा तो उसके द्वारा वेपर प्रेशर भी कम होगा। सॉल्वेंट में क्या होता है? अधिक मॉलिक्यूल बदलता है वेपर, इस
इसके द्वारा प्रेशर भी क्या होगा, अधिक होगा। यही कारण है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की तुलना में कम होता है, या सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की तुलना में। ओके, आप देखो चले आइए मैथमेटिकल डेरिवेशन है ना। लेट माना माना, क्या लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, पी नॉट। Vp को क्या करोगे, V मैंने वेपर, P मैंने प्रेशर, लेट मीन्स माना, V मीन्स वेपर, P मैंने प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या मानो, P नॉट, लिख चुके हैं वहाँ, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या माने बताओ, PS। PS को क्या करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और हम आपको बता चुके हैं, सिंस चूंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। इसी कमी को इसीलिए क्या होगा, लोअरिंग ऑफ, इसीलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करोगे, P नॉट माइनस PS। समझे बढ़िया से। आपको क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में 2 नंबर का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, फिगर बना देना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको लिख देना, उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं फिगर बनाइएगा, वो इतना लिखिएगा, उसके बाद यहाँ तक आएगा। फिर समझाते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या मानिए, P नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS। चूंकि P नॉट इज ग्रेटर देन PS, P नॉट का मान PS से अधिक है, इसीलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, P नॉट माइनस PS। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, P नॉट माइनस PS। क्लियर हो गया, है ना, क्लियर हो गया। अब इसी में तुमसे पूछ देगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो क्या कहोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भाग देते हैं, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure, the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure। देख लो, इसमें हम वेपर प्रेशर को पहले बढ़िया से चर्चा करें। The ratio of lowering of vapor pressure, the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent, to the vapor pressure of pure solvent is called the relative lowering of vapor pressure। ना, हिंदी लिख देते हैं, वाष्प दाब का अवनमन तथा वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध सॉल्वेंट के
वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध सॉल्वेंट के वाष्प दाब तथा शुद्ध सॉल्वेंट के वाष्प दाब का अनुपात तथा शुद्ध सॉल्वेंट के शुद्ध सॉल्वेंट के वाष्प दाब का अनुपात, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ध्यान देना, ये लिखे हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसको कहेंगे देखिएगा, इसीलिए हुआ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पूछेगा, देखिए मैथमेटिकली समझिए, ये सब अंग्रेजी हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से समझिए। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहेंगे, ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, P नॉट माइनस PS क्या हुआ, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भाग देंगे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या किए, भाग दिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ। क्लियर हो गया, यह लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इस लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या किए, डिवाइड कर दिए, भाग दिए, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ। एग्जाम में आ जाएगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, वहीं से लिखिएगा, शुरू से फिगर बना लीजिएगा, ये लिखिएगा यहाँ तक, फिर यहाँ तक आइएगा, फिर समझ रहे हैं, फिगर बना देना, लैंग्वेज दे देना, यहाँ तक आना और फिर लिख देना, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ। क्लियर हो गया, रिलेटिव लोडिंग ऑफ, इसको घेर देते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही हुआ P नॉट माइनस PS बाय T नॉट। ओके, इसको उतारो, तब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, सिंस चूंकि ना, सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट जो है तुम्हारा कैसा है, नॉन वोलाटाइल है और वाष्पशील है ना, सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, there will be no contribution, there will be no contribution, there will be no contribution, इसका कोई योगदान नहीं होगा, there will be no contribution of solute there will be no contribution of solute to the vapor pressure, to the vapor pressure, यानी वेपर प्रेशर में इसका कोई योगदान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है। ओके, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन and the vapor pressure of solution solution का जो वेपर प्रेशर होगा will be only due to your solvent, will be only due to solvent के कारण होगा।
क्लियर होगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, वोलेटाइल है, इसीलिए सॉल्वेंट के कारण होगा। Therefore vapor pressure of the solution, therefore the vapor pressure, therefore vapor pressure of the solution will be directly proportional to the mole fraction of solvent. Directly proportional to the mole fraction. Directly solution will be the directly proportional to the mole fraction of the solvent. जान दीजिएगा हम क्या लिखे हैं, देखिए हाईली कंसेप्चुअल लिखे हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, पानी भी उसमें चीनी निकाली, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, लेकिन चीनी कैसा है बताओ, नन वोलेटाइल, अवाष्पशील, वही इसी सॉल्यूट इज नन वोलेटाइल, सॉल्यूट अवाष्पशील है। There will be no contribution of solute in the vapor pressure, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए सॉल्यूट का कोई योगदान वेपर प्रेशर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुमसे पूछेगा सर सॉल्यूट का योगदान क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट में वाष्पशील है, उड़बे नहीं करेगा, जब उड़ेगा ही नहीं तो उसके द्वारा वाष्प नहीं बनेगा, जब वाष्प नहीं बनेगा तो उसके द्वारा वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। वही there will be no contribution of the solute to the vapor pressure, वेपर प्रेशर में सॉल्यूट को कोई योगदान नहीं होगा, तब किसका योगदान होगा, सॉल्वेंट का। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट अवाष्पशील है, उसके द्वारा वेपर बनबे नहीं करेगा, तो वेपर प्रेशर में उसका कोई योगदान नहीं है। तो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का ही ना वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा, वही लिखे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ओनली ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट के कारण होगा, इसीलिए therefore the vapor pressure of the solution will be directly proportional to the mole fraction of solvent। इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होगा। ओके, इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती। हिंदी में लिखते हैं, चूंकि सॉल्यूट अवाष्पशील, सॉल्यूट कैसा है भैया, अवाष्पशील, जिसका वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं है, तथा सॉल्यूशन का वाष्प दाब से सॉल्वेंट के कारण होता है। अतः सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का मोल
फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सीधा समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा भैया, उसी बात को लिखे हैं कि चूंकि सॉलिड अवाष्पशील है, चीनी जो है अवाष्पशील अवलनशील है, जिसका वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं है, यानी चीनी का कोई योगदान वाष्पशील में नहीं है, चीनी का कोई योगदान वेपर प्रेशर में नहीं है, तो किसका है? तथा सॉल्यूशन का वाष्प दाब सिर्फ सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन का वाष्प दाब सिर्फ किसके कारण होगा? सॉल्वेंट के कारण होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो अवाष्पशील है, इसलिए वाष्प दाब में उसका कोई योगदान नहीं होगा। तो किसका योगदान होगा? सॉल्यूशन का वाष्प दाब सिर्फ सॉल्वेंट के कारण होगा, सिर्फ पानी के कारण होगा। अतः सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा, सॉल्यूशन का वाष्प दाब को किससे डिनोट किए हैं? PS। अतः सॉल्यूशन का वाष्प दाब जिसको किससे डिनोट किए हैं? PS। वह सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करेंगे? X1। अतः सॉल्यूशन का वाष्प दाब वह सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? सीधा समानुपाती। सीधा क्या होगा? समानुपाती। इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, हम सारा कॉन्सेप्ट देखे, बढ़िया से लेके डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखना पड़ रहा है। आप उतारिए बढ़िया से, हम रुकते हैं, है ना? ये लाइट समझे बढ़िया से कि नहीं? लिखे हैं कि चूंकि देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, सॉल्यूट है तुम्हारा अवाष्पशील, इसीलिए वाष्प दाब में इसका कोई योगदान नहीं है। तो किसका योगदान है? सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट का योगदान है। सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्वेंट का सिर्फ योगदान है किसमें? वेपर प्रेशर। इसका योगदान है सॉल्वेंट का ही सिर्फ योगदान है किसमें? वेपर प्रेशर में, वाष्प दाब में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब मतलब यस वह सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन में X1 के सीधा समानुपाती होगा। इसी बात को हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे बताओ? PS में क्या हुआ? सॉल्यूशन का वाष्प दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझे ना? इसीलिए हम स्टार्ट करने के पहले क्या किए? मोल फ्रैक्शन को आज फिर बताएं। बोले थे ना कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इस दोनों का हम यूज करेंगे, वही हम यूज कर रहे हैं। ये लाइन कहाँ से आया समझ गए ना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब देखो यहाँ पर इस समानुपाती को यहाँ हटाते हैं, है ना? X1 को सर X1 क्या है लिखिए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ना, इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है ना। X1 क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ सॉल्वेंट। अब PS क्या है? जानिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जानिए, अब देखो यहाँ इसको हम मिटाते हैं नीचे, आप लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, है ना? चलिए अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं। वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? P0 X1। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो एक कांस्टेंट दिए, वो कांस्टेंट को क्या कहेंगे? P0। तो P0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये लाइन कहाँ से आया समझ गया बच्चों? लाइन कहाँ से लाई?
पीएस जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। कॉन्स लाइन थ्योरी में हम लिख के बता चुके हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो कांस्टेंट भी, उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे? पी नोट। पी नोट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आप देखो इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड करेंगे पी एस बटे पी नोट इक्वल टू क्या होगा? x1 होगा, x1। अब हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। इसीलिए हम x1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस x2। इसीलिए हम लिख देते हैं पी नोट माइनस पी नोट का पी एस बटे पी नोट इक्वल टू लिख दें 1 माइनस x2। x1 के बदले बैठा दिया, x1 के बदले क्या बैठा दिया? 1 माइनस x2। ओके, आप देखो इसको इधर ले आते हैं, x2 इक्वल टू 1, इसको इधर ले आए, पी एस बटे पी नोट हुआ, पी एस बटे पी नोट। अब देखो x2 इक्वल टू एलसीएम लिए पी नोट, एलसीएम लिए पी नोट, यहाँ क्या हो जाएगा? पी नोट माइनस पी एस। एलसीएम लिए पी नोट, यहाँ पी नोट और पी नोट का दिया क्या होगा? पी एस हुआ, पी एस हुआ। बताओ होता है वही पी नोट माइनस पी एस में से पी नोट हो गया। क्या होगा? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर समझिएगा, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाए थे कांस्टेंट के, इसको क्या कहेंगे? पी नोट। इसको इधर ले आए तो पी एस बटे पी नोट इक्वल टू x1। x1 की जगह क्या बैठा दिए? 1 माइनस x2। अब इसको इधर ले आए तो माइनस है, हो गया प्लस, आई प्लस है हो गया माइनस, 1 माइनस पी एस पी नोट x2। अब एलसीएम लिए पी नोट, इधर से क्या होगा? पी नोट माइनस पी एस। क्लियर हो गया? इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसी को उलट कैसे लिख देते हैं, हम लिखाते हैं, लिखाते हैं ना, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। इसको इधर लिखते हैं पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। इसी को कहेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? x2। x2 को क्या पढ़ोगे? x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में? पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट इक्वल टू क्या हो गया? x2 ना। अब कहोगे सर पी एस माइनस पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट को क्या पढ़ेंगे? इसी को पढ़ते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या करेंगे? यानी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, इसी को क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया? पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट क्या हो गया? x2। क्लियर? अब देखो यहीं पर आता है एक लॉ, जिसको कहते हैं रॉड्स, जिसको क्या कहते हैं? रॉड्स। रॉड्स लॉ, यही रॉड्स लॉ कहलाता है ना। रॉड का नियम, रॉड का नियम एकदम पूछता है रॉड का, इसीलिए यही कहलाता है रॉड के नियम। रॉड के नियम क्या है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा होना? नॉन वोलेटाइल, दिमाग रखना। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, इसको क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होता है? सॉल्यूट। इसी लॉ को कौन लॉ कहते हैं? बताओ, रॉड्स लॉ।
ना, इसी लॉ को क्या कहते हैं? रॉड्स लॉ कहते हैं। कब? किसी खास टेम्परेचर पर। For a solution of non-volatile solute, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. Mole fraction of solute ना, at a given temperature। अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए, अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। कब? नियत तापमान। एग्जाम में आ जाएगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रॉड के नियम को ना, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए रॉड के नियम को लिखें। क्या लिखिएगा? यही लिखिएगा। क्या कहता है? अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन कैसा लेना है? अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का मतलब क्या होगा? P0 माइनस PS बटा P0 वह किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉड का नियम। यही है रॉड के नियम का ध्यान लीजिएगा। यहीं से रॉड के नियम है, आपको समझना है, मैथमेटिकल इक्वेशन पर आ रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन पर आ रहे हैं। क्या कह रहा है? और ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मतलब क्या हुआ? P0 माइनस PS बटे P0 वह क्या होता है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉड का नियम। दिस इज नोन एज रॉड्स। X2 क्या है? हम लिख ही दिए हैं। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? सॉल्यूट। अब देखो हम आपको बता चुके हैं X2 इक्वल टू क्या होता है? N2 बटे N1 प्लस N2 पढ़ा चुके हैं। आपको सर N1 क्या है? N1 कहेंगे कि सॉल्वेंट के मोल की संख्या ना। N1 क्या है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सर N2 क्या है? सॉल्यूट के मोल की संख्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
अब देखो x2 के बदले आप क्या लिखोगे, P0 माइनस PS बटे P0। x2 के बदले क्या लिख दोगे वहां से, N2 बटे N1 प्लस N। x2 को मान बैठा, N2 को मान बैठा। ओके, अब देखिए तो अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट कर, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको ध्यान लीजिएगा, स्टूडेंट नहीं समझता है डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम। जैसे एक लोटा पानी लिए उसमें एक चुटकी चीनी मिला, चीनी हुआ सॉल्यूट। एक लोटा पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट, उसमें एक चुटकी चीनी मिला दी, चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा, चीनी की मात्रा बहुत कम है ना, ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब जैसे एक लोटा पानी है उसमें एक चुटकी चीनी मिला दी, इस सॉल्यूशन सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप क्या कहिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या कहिएगा कि N2 का मान जो है बहुत कम है, यानी N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2। सॉल्यूट के मोल की संख्या सॉल्वेंट से क्या है, बहुत कम है, ऐसे सॉल्यूशन को ही डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। N2 व सॉल्वेंट के मोल की संख्या या बहुत बहुत कम है, किससे, सॉल्वेंट के मोल की संख्या से। अब N1 जो है बहुत बहुत ज़्यादा है किससे, N2 से, इसीलिए हम N1 प्लस N2 को, इसीलिए हम N1 प्लस N2 को लगभग क्या लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं, क्योंकि N2 का मान बहुत कम है। जैसे मान लो तुमको कहते हैं 5 प्लस 0.002, इसी को हम लगभग क्या लिख देते हैं 5, क्योंकि इसकी तुलना में यह राशि क्या है, बहुत कम है, इसीलिए हम लगभग क्या लिख देते हैं 5 को। N1 प्लस N2 का मान बहुत कम है, इसीलिए N1 प्लस N2 को क्या लिख दिया, N1। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर है, इसको समझिए, यही से आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है। अब हम इसको लिख दें, P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू N2, N1 प्लस N2 को बदले क्या लिखते हैं, N1। ओके, N क्या है, मोल की संख्या, N क्या है, मोल की संख्या, नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं। N क्या है, मोल की संख्या, हम आपको बता सकते हैं, N इक्वल टू W/M, बताए हैं, N इक्वल टू W/M। अब यदि हम सॉल्वेंट का मोल की संख्या लिखेंगे, N1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, W1/M1। सॉल्यूट का मोल की संख्या लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, W2/M2। समझ रहे हैं, इसीलिए क्या लिखे, P0 माइनस PS बटे P0। अब देखिए N2 के बदले क्या लिखेंगे, W2/M2। N1 के बदले क्या लिखेंगे, W1/M1। Therefore P0 माइनस PS बटे P0 इज इक्वल टू W2/M2 W1 इंटू M1। इसी फॉर्मूला से सारा हिसाब W2/M2 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 इंटू M1 बटे W। ध्यान दीजिएगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं क्या, N M1 की संख्या W/M, अब सॉल्वेंट के मोल की संख्या N1 इक्वल टू W1 बटे M1, N2 इक्वल टू W2 बटे M2। N2 की जगह लिख दिए W2 बटे M2, N1 की जगह लिखे W1 बटे M2। क्लियर हो गया है ना। इसी फार्मूला से आप क्या कीजिएगा, इसी फार्मूला से आपका सारा न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व हो, इसी फार्मूला से आपका रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व। और इसी में कभी कभी आपसे पूछ देगा कि रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर की सहायता से
सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास। आपको क्वेश्चन यहाँ W1 W2 क्या है पहले आप समझ जाइए। W1 क्या है ना, सॉल्वेंट का वेट ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट। कौन सा W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट। कौन सा M1 क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? देखिए इसी पर सारा न्यूमेरिकल बनेगा। इधर तो पी नोट पी एस भी तो समझिए, पी नोट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, फिर पी नोट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सब कुछ समझिएगा। अब सर W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 माना सॉल्वेंट पढ़ा चुके हैं, W माना वेट, 1 माना सॉल्वेंट, W माना वेट और 1 माना सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 क्या हो, वेट ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसी में आपको एग्जाम में दे देगा 5 नंबर का क्वेश्चन कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की सहायता से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालें। इसका मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास, यानी क्या पूछ रहा है, M2। क्या पूछ रहा है, M2। ये M2 यहाँ चला जाएगा, होगा ना। तो ये चीज हम इसी बात को क्वेश्चन बना फ्रॉम द एबव इक्वेशन, इधर लिख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द एबव इक्वेशन, फ्रॉम द एबव इक्वेशन we can calculate the molar mass of क्या, solute, molar mass of solute, M2 ना। therefore M2 is equal to, ये M2 यहाँ चला आएगा, W2 गुना M1 बट W2 गुना M1 बट क्या बचा, W1। और ये नीचे चला आएगा, P नोट माइनस PS बट क्या, P नोट। इसलिए M2 इज इक्वल W2 इंटू M1 गुना P नोट बट W1 ब्रैकेट में P नोट माइनस। यही आपको आएगा एग्जाम में। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की सहायता से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकालोगे, यानी M2 पूछता है। M2 को यहाँ कर दिए, यहाँ क्या बचा, W2 गुना M1 और नीचे क्या है, W1 लिख दिए। ये ऊपर जो है इसको यहाँ कर दिए, पूरे वाला टर्म को हम क्या कर दिए, नीचे कर दिए। ये यहाँ लाए, पूरे वाला टर्म को नीचे कर दिए, तो P नोट माइनस PS बटा P नोट, ये नीचे है ऊपर चला गया, W2 में M1 और P नोट बटा W1 P नोट माइनस PS। इससे हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास। क्लियर हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, बताइए बढ़िया से। W1 W2 क्या है, और तो इसी में लिमिटेशन पूछ देता है, कभी कभी इसी में पूछ देगा लिमिटेशन क्या है। ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट हो गया। फिर हम इस पर बताएंगे न्यूमेरिकल, इस पर क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे तब पूरा। अब देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस मतलब सीमाएं या दोष। इसका सीमाएं क्या है,
तो देखो सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड की मात्रा बहुत कम होना चाहिए। सॉलिड की मात्रा क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को ही कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा, सॉलिड कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मस्ट बी नॉन वोलेटाइल और वाष्पशील सॉलिड होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि सॉलिड का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सॉलिड मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन मतलब होता है जुटना। देयर शुड बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। नो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना, और नो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉलिड के मॉलिक्यूल का विघटन नहीं होनी चाहिए। एक बात, सॉलिड के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन में एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम देंगे यूरिया, यूरिया जो है पहले एक पार्टिकल है, सॉल्यूशन में जाएगा तो भी एक पार्टिकल रहेगा, वो टूटेगा नहीं। लेकिन वही हम NaCl यदि ले लेंगे या सॉल्यूशन के में डालने के पहले एक पार्टिकल है, सॉल्यूशन में जाकर हो जाएगा कितना? 2 पार्टिकल, हो गया डिसोसिएशन। ये जो है ये फार्मूला जो है सिर्फ उसी के लिए लागू होगा, वैसे सॉलिड के लिए लागू होगा जिसमें डिसोसिएशन नहीं होगा, जिसमें एसोसिएशन नहीं होगा। और हम डिटेल से ध्यान से बताएंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, हमें और पढ़ाना। इसमें हम आपको क्वेश्चन बता देंगे कैसे कैसे। ऐसे मुख्य रूप से इसका एक ही, तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं? वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? एक। दूसरा बनाएगा रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं? सापेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं? ये वह दूसरा क्वेश्चन। ये सब आएगा 2 मार्क्स। अब लॉन्ग इसमें कैसे बनाएगा? रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकाला जाता है? तो शुरू से लेकर यहाँ तक ये हुआ लॉन्ग क्वेश्चन। और चौथा जो 1-2 नंबर में आ सकता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से अधिक होता है, क्यों? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से अधिक होता है, क्यों? बताने का हम बता ही दिए हैं, उसको लिखा ना, बताने बता ही दिए, उसको लिखा। तो 3 गो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, 1 गो बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव बनता है, और इससे क्या बनता है? न्यूमेरिकल। 3 शॉर्ट बताए, 1 लॉन्ग बताए, और इससे क्या बताएंगे? नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ओके, ये जो है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से हम 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर दी, रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या किए? कंप्लीट कर दिए। ओके, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें से 1 कंप्लीट कर दी। थैंक्स।